तो आज हम लोग बात करेंगे केमिस्ट्री के यूनिट 2 स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में। जब हम इस चैप्टर को देखते हैं तो ऐसा लगता है कि ये केमिस्ट्री का एक ऐसा बेसिक चैप्टर है जिसको अगर हम अच्छे तरीके से समझ लेते हैं तो पूरी की पूरी केमिस्ट्री को समझना बहुत आसान हो जाता है। इस बात को समझिएगा, एक्चुअली अगर आपने एटॉमिक स्ट्रक्चर को या स्ट्रक्चर ऑफ एटम को अच्छी तरीके से समझ लिया तो आपको केमिकल बॉन्डिंग समझने में आसानी हो जाएगी और मॉडर्न फिजिक्स जो कि आप 12th में पढ़ते हैं उससे रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स हैं उसको भी समझना बहुत आसान हो जाता है। इसीलिए आपको हिस्टोरिकल बेसिस पर एटॉमिक स्ट्रक्चर को बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आना चाहिए। इस बात को आसान बनाने के लिए मैंने इस पूरे चैप्टर को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है। आप देखेंगे कि इस तरीके से 4 पार्ट्स में डिवाइड कर देने से यह चैप्टर काफी आसान हो जाता है। और एक बात और भी मैं आपसे कहना चाहूंगा कि इस पूरे सीक्वेंस में जब आप देखते हैं तो जो सीबीएसई बोर्ड के बहुत सारे ऐसे स्कूल्स हैं जहां पर पार्ट 4 को ही टीचर ज्यादा से ज्यादा फोकस करते हैं, क्योंकि इसमें क्वांटम नंबर्स के बारे में बताया जाता है। जिसको मैंने पार्ट 4 बोला है उसमें ऑर्बिटल्स की जानकारी दी जाती है और क्वांटम नंबर्स के बारे में बताया जाता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा टीचर कोशिश ये करते हैं कि बच्चे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को सीख लें और इसी पार्ट पर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करते हैं। जबकि मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने पार्ट 3 को अच्छी तरीके से समझ लिया तो आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग मॉडर्न फिजिक्स की बहुत अच्छी हो जाएगी। मॉडर्न फिजिक्स की अंडरस्टैंडिंग बेहतर बनाने के लिए आपको ज़रूरी है कि आप इसके पार्ट 3 को आप समझ लें। मॉडर्न फिजिक्स की अंडरस्टैंडिंग कहां पर आपको काम आएगी? ये क्लास 12th की फिजिक्स में काम आएगा। क्लास 12th की फिजिक्स में आप मॉडर्न फिजिक्स लास्ट में आप पढ़ते हैं तो उसकी अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको पार्ट 3 मदद करेगा। इसी तरीके से आपको यहां पर पार्ट 2 की अंडरस्टैंडिंग अगर आप अच्छी रख लेते हैं तो ये आपको रे ऑप्टिक्स जो क्लास 12th में आप पढ़ते हैं, रे ऑप्टिक्स और मॉडर्न फिजिक्स की अंडरस्टैंडिंग को बेहतर बना देगा। तो इसीलिए मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि आप पूरे के पूरे कंटेंट को ढंग से समझ लें। पार्ट 2 को भी पढ़ें, पार्ट 1 को भी पढ़ें, पार्ट 3, 4 सबको आप समझ लें। और अगर आपने अच्छी तरीके से इसको समझ लिया तो विश्वास मानिए आपका पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट केमिस्ट्री और फिजिक्स में जहां एक फंडामेंटल जो नॉलेज होनी चाहिए वो बहुत अच्छे तरीके से बन जाएगी। पार्ट 1 में हमने क्या रखा है, किस टॉपिक को रखा है, हम उसके बारे में बताना चाहते हैं आपसे। पार्ट 1 में मैंने आपको इनिशियल डिस्कवरीज के बारे में जानकारी देने की कोशिश किया है। इसमें इनिशियल डिस्कवरीज जो एटम के स्ट्रक्चर को लेकर के जो शुरुआती जो डिस्कवरीज हुई थी उन पर बेस्ड हमने आपको नॉलेज देने की कोशिश किया है। तो इसमें इनिशियल डिस्कवरीज जो हुई थी उनको हमने यहां पर रखा है। जैसे कि अगर आप देखें तो आज के डेट में अगर आपसे मैं एक पल के लिए एक सवाल करूं और आपसे बोलूं कि आप थोड़ी देर के लिए आप हिस्ट्री में मेरे साथ वापस चलिए, इतिहास में, हिस्ट्री में आप मेरे साथ बैक होकर के चलिए और आज नहीं 2016 में नहीं 1800 के अराउंड चलिए, तो उस समय एटम का जो मॉडल था वो आज के एटम के मॉडल से काफी डिफरेंट था। जैसे मैं अगर आपसे कहता हूं 1800 में के अराउंड एटम के बारे में क्या आइडिया था और 2016 में आप जिस एटम को जानते हैं उस एटम के बीच में क्या डिफरेंस है उसको मैं बताना चाहता हूं। 2016 में आप अपने क्लासरूम में बैठे हुए हैं, आप अपने घर पे बैठे हुए हैं और आप एटम के स्ट्रक्चर को कुछ इस तरीके से समझते हैं कि आप जानते हैं कि बीच में एक न्यूक्लियस होता है। आप जानते हैं ना, एक न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस और उसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते रहते हैं। आप इस बात को जानते हैं। न्यूक्लियस के भीतर होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन और उसके चारों ओर डिफरेंट शेल्स में या जिसको हम कहते हैं ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते रहते हैं। आप इस नॉलेज को रखते हैं। लेकिन 1800 के अराउंड एटम का ऐसा मॉडल अवेलेबल नहीं था। उस समय डाल्टन 1808 की बात है, मैं आपको थोड़ा कुछ फंडामेंटल बेसिक नॉलेज देना चाहता हूं। उस समय डाल्टन ने एटम को कुछ अलग तरीके से सोचा था। उन्होंने माना था कि एटम एक सॉलिड स्फीयर होता है। एटम कैसा होता है? आप मेरे साथ बोलिए, सॉलिड स्फीयर होता है। उनको कुछ भी नहीं पता था कि ऐसा कोई न्यूक्लियस होता है, इलेक्ट्रॉन्स होता है, ऐसा कुछ भी नहीं पता था। वो सिर्फ ये मानते थे कि एटम सॉलिड स्फीयर होता है जिसको फर्दर
तोड़ा नहीं जा सकता है, जबकि आप यहां पर देख रहे हैं कि ये एटम फर्दर अपने छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिल करके बना हुआ है। तो उस समय डाल्टन का नॉलेज ऐसा नहीं था। दूसरी चीज ये है कि डाल्टन की नॉलेज बहुत कम थी और 1800 के बाद, मैं बहुत मोटे मोटे तौर पर मैं आपको समझाना चाह रहा हूं यहां पर, 1850 के अराउंड आते आते साइंस ने इतना डेवलपमेंट हो चुका था कि अब साइंटिस्ट लोगों ने एटम्स को टूटता हुआ महसूस करना शुरू कर दिया। एटम्स ब्रेक कर सकता है, एटम टूट सकता है, एटम के टूटने से कुछ पार्टिकल्स निकलते हैं, उसके बारे में जानकारी मिली। और उसके बाद धीरे धीरे चल करके हमारी जानकारी हुई कि एटम्स के भीतर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एटम्स के भीतर प्रोटॉन्स होते हैं, एटम के भीतर न्यूट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, धीरे धीरे करके एक एक जानकारी हुई। तो पार्ट 1 में, जिसको मैंने यहां पर एम्फसाइज किया है, पार्ट 1 में मैंने आपको इनिशियल डिस्कवरीज के बारे में बताने की कोशिश की है। इसमें मैंने आपको डाल्टन के एटॉमिक मॉडल के बारे में जानकारी देने की कोशिश किया है कि डाल्टन ने क्या सोचा था, डाल्टन्स एटॉमिक मॉडल। इसके बाद हमने सेकेंड पॉइंट पर लिया है डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। फिर उसके बाद तीसरे पॉइंट पर लिया है हमने डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, किस तरीके से प्रोटॉन की डिस्कवरी हुई। उसके बाद हमने इनिशियल एटॉमिक मॉडल्स लिए हैं, इनिशियल एटॉमिक मॉडल्स। अब आप यहीं पर सोच रहे होंगे कि मैंने इलेक्ट्रॉन बोल दिया, प्रोटॉन बोल दिया, लेकिन न्यूट्रॉन अभी मैंने नहीं बोला, यहां पर अभी मैंने न्यूट्रॉन नहीं बोला। तो ऐसा है ना कि हिस्ट्री के हिसाब से पहले इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन खोज लिए गए थे और उसके बाद 2 एटॉमिक मॉडल दिए गए। कौन कौन से? एक मॉडल दिया गया थॉमसन का एटॉमिक मॉडल दिया गया और दूसरा रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल दिया गया। इस एटॉमिक मॉडल के आ जाने के बाद चल करके कहीं पर ये चौथा पॉइंट होगा, मोटे तौर पे मैं आपको समझा रहा हूं। और 5वें पॉइंट में आता है डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। ठीक है, तो आप एक न्यूट्रल पार्टिकल के बारे में सोचते हैं। तो यहां पर पार्ट 1 में मोटे तौर पर हम किसके बारे में बात करते हैं? हम डाल्टन के एटॉमिक मॉडल के बारे में बात करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स की डिस्कवरी के बारे में बात करते हैं कि इलेक्ट्रॉन कैसे खोजा गया। फिर हम बात करते हैं प्रोटॉन कैसे खोजा गया, और फिर हम बात करते हैं कि शुरुआती एटॉमिक मॉडल्स कैसे बने। उस समय तक प्रोटॉन की नॉलेज नहीं थी, लेकिन 2 एटॉमिक मॉडल दे दिए गए थे, एक थॉमसन का एटॉमिक मॉडल था और दूसरा रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल था। उसके बाद न्यूट्रॉन की डिस्कवरी हुई। तो ये सारी चीजें हमने पार्ट 1 में रखा है। पार्ट 1 में चल करके जब हम पढ़ते हैं तो लास्ट में पार्ट 1 के बाद हम देखते हैं रदरफोर्ड का जो एटॉमिक मॉडल था वो गलत साबित हो जाता है। रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल कई सारी बातों को बता नहीं पाता है, तो उसको समझाने के लिए एक नई तरीके से साइंस को सोचने का प्रयास किया गया, एक नया अटेम्प्ट दिया गया, एक नया अटेम्प्ट साइंटिस्ट लोगों ने लिया। उन लोगों ने सोचा कि हमें एटम को समझने के लिए, एटम के स्ट्रक्चर को समझने के लिए लाइट के नेचर को समझना जरूरी है। आप एनसीईआरटी के पेजेस को साथ साथ आप पलटते रहेंगे तो आप देखेंगे कि उसमें 2-3 पेज के बाद ही नेचर ऑफ लाइट और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के बारे में दिया गया है। उसमें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में दिया गया है। वो जो जानकारी दी गई है वो हमारे हिस्ट्री को कहीं ना कहीं सपोर्ट करती है। उन्हीं सारी चीजों को मैंने पार्ट 2 में लिया है। पार्ट 2 में मैंने नेचर ऑफ लाइट और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को समझाने की कोशिश किया है। और अभी चूंकि हम इंट्रोडक्टरी पार्ट में हैं, इसलिए मैंने ये आपको नहीं बता सकता, अभी बताना ठीक भी नहीं होगा, आपको कंफ्यूजन ज्यादा होगा। बस आप ये समझ लें कि रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल गलत साबित हो जाने के बाद, रदरफोर्ड का मॉडल जब फेल हो गया, तो आगे के मॉडल्स को सपोर्ट करने के लिए हमें लाइट के नेचर की स्टडी से मदद लेनी पड़ी। मतलब ये कि हमने यहां पर कुछ ऐसी जानकारी पाया जिसके बाद एटम के स्ट्रक्चर को समझना आसान हो गया। इसीलिए एनसीईआरटी ने 2-3 पेज के बाद लाइट के नेचर को दे रखा है। उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के बारे में समझाया है, उसमें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में बताया गया है, ब्लैक बॉडी रेडिएशन के बारे में बताया गया है। वो जो जानकारी दी गई है आपको एनसीईआरटी में, वो आपके मॉडर्न फिजिक्स से लिंक्ड है। मॉडर्न फिजिक्स की जो आपकी जानकारी है उसको वो सपोर्ट करती है। और ये तो हो गया आपका एकेडमिक पोर्शन कि पार्ट 2 जब हम डिस्कस करेंगे तो उससे आपका मॉडर्न फिजिक्स स्ट्रांग हो जाएगा। इसके साथ ही साथ
आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर की जो कॉन्सेप्ट्स हैं उसको भी ये मदद देता है। पार्ट 2 में जब हम लाइट के नेचर को समझ लेते हैं, तो यहां पर एक बात आता है, एक बात बन करके आती है, साइंटिस्ट लोगों की एक समझ बनती है कि लाइट को, जिसको अभी तक रेडिएशन हम समझते थे, वेव्स के रूप में समझते थे, ठीक है, उसको इस पार्ट 2 में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को समझाने के समय पार्टिकल के जैसा ट्रीट किया गया। बात समझ पा रहे हैं आप? मैं थोड़ा थोड़ा करके अभी आपको इंट्रोडक्टरी पार्ट बता रहा हूं, आपसे मेरा रिक्वेस्ट है कि अभी थोड़ा थोड़ा आप समझिए, बाकी हम धीरे धीरे चल करके डिटेल में चलेंगे। तो पार्ट 2 में जब हम डिस्कस करते हैं तो हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के वेव जैसे फॉर्म को जानते हैं, लेकिन जब हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को पढ़ते हैं तो उस समय हम लाइट के पार्टिकल नेचर को मानते हुए इसका नेचर हम वेव की बजाय वेव के जैसा ना मान करके, ये वेव जैसा जो नेचर, इसको हम फेल कर देते हैं और हम मानते हैं कि लाइट पार्टिकल के जैसा है। यहां पर एक बात बन करके आती है कि हम अपने तरीके से लाइट के दो नेचर माने, डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन यहां पर माना। ठीक है, आप बात समझे, थोड़ा पेशेंस बनाए रखें। डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन, यहीं पर आप देख सकते हैं कि इस टॉपिक में हम देखेंगे लाइट को वेव के जैसा और थोड़ी देर बाद हम देखेंगे लाइट को पार्टिकल के जैसा। डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन, रेडिएशन का डुअल नेचर। अब अगर जो वेव है वो अगर पार्टिकल बन सकता है तो साइंस हमेशा सिमेट्री को लाइक करता है। तो आगे चल करके हम पार्ट 3 में देखते हैं, पार्ट 3 में, जिसको हमने कहा है कि रदरफोर्ड को गलत हो जाने के बाद अगला जो मॉडल जब आप पढ़ते हो तो 11th वाले बच्चों को थोड़ा मुश्किल हो रहा होगा, लेकिन 12th वाले समझ पा रहे होंगे कि रदरफोर्ड के बाद हम पढ़ते हैं बोर्स एटॉमिक मॉडल। बोर्स एटॉमिक मॉडल में हम क्या करते हैं, हम लाइट के इस पार्टिकल नेचर की मदद से हम बोर्स एटॉमिक मॉडल को एक्सप्लेन करते हैं, और यही काम हम करेंगे पार्ट 3 में। ठीक है, कैसे करेंगे वो चीज हम आगे चल करके डिस्कस करेंगे। फिर क्या होता है, फिर आगे चल करके हम क्या करते हैं कि यहां पर जैसे हमने लाइट का डुअल नेचर माना था ना, लाइट के डुअल नेचर माने थे, वैसे ही यहां पर हम मैटर का डुअल नेचर मानेंगे। डुअल बिहेवियर ऑफ मैटर को हम एक्सेप्ट करेंगे। यहां पर हम कोशिश करेंगे कुछ ऐसे समझने की कि इलेक्ट्रॉन जो पार्टिकल है उसको हम वेव की तरीके से ट्रीट करेंगे। कितना इंटरेस्टिंग बात है, कंफ्यूजन भी क्रिएट करता है। यहां पर हमने क्या किया था, यहां पर हमने रेडिएशन के डुअल बिहेवियर की बात किया था। यहां पर हम आगे चल करके इलेक्ट्रॉन के डुअल बिहेवियर की बात करेंगे। इलेक्ट्रॉन को पार्टिकल की तरीके से ट्रीट करेंगे, फिर हम इलेक्ट्रॉन को वेव की तरीके से ट्रीट करेंगे। एक बार फिर से समझ लीजिए, पार्ट 2 में हम लाइट के डुअल नेचर को समझेंगे और पार्ट 3 में इलेक्ट्रॉन के डुअल नेचर को हम समझने की कोशिश करेंगे पार्ट 3 में। और इस कॉन्सेप्ट को जब हम समझ लेंगे तभी हम पूरे के पूरे एटम की एक्चुअल कंडीशन को समझ पाएंगे। एटम की एक्चुअल कंडीशन तभी समझ पाएंगे जब हम इलेक्ट्रॉन के डुअल बिहेवियर को समझ पाएंगे, और जब इलेक्ट्रॉन का डुअल बिहेवियर हमें समझ में आ पाएगा तभी हम ऑर्बिटल के कॉन्सेप्ट को समझ पाएंगे, और तभी हम क्वांटम नंबर्स को एक्सप्लेन कर पाएंगे। बात समझिए एक बार फिर से, जैसे आप केजी में जब आप रहे होंगे तो टीचर ने आपको ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉय, सी फॉर कैट सिखाया होगा, वैसे ही मैं आपको सिखाना चाहता हूं कि इस चैप्टर को अगर समझना है तो 4 पार्ट्स में डिवाइड करिए। पहले पार्ट में सिर्फ डिस्कवरीज के बारे में हम पढ़ेंगे, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की डिस्कवरीज और 2 एटॉमिक मॉडल्स के बारे में बात करेंगे। ठीक है, मैंने बताया था न्यूट्रॉन की डिस्कवरी रदरफोर्ड के बाद थोड़ी होती है। रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल आने के बाद न्यूट्रॉन का पता चलता है। खैर वो हिस्ट्री का पार्ट है, लेकिन अगर आप फिंगर्स पे याद करना चाहें तो पार्ट 1 में हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की डिस्कवरी और 2 एटॉमिक मॉडल्स। रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल गलत हो जाता है, उसकी गलतियों को सही करने के लिए हम एक नया प्रयास करते हैं, इंस्पायर होते हैं लाइट के नेचर से। मैंने आपको बताया था हम इसमें स्टडी करेंगे कि लाइट के 2 नेचर होते हैं, एक रेडिएशन के जैसा और दूसरा पार्टिकल के जैसा। तो हम पार्ट 2 में किसकी बात करेंगे, रेडिएशन के डुअल बिहेवियर की, दोहरे बिहेवियर की, 2 तरीके की बिहेवियर किसकी, रेडिएशन की। और जब हम पार्ट 3 में चलेंगे तो इलेक्ट्रॉन के डुअल बिहेवियर की हम बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, इलेक्ट्रॉन के
डुअल बिहेवियर की बात करेंगे। और जब हम इलेक्ट्रॉन के डुअल बिहेवियर को समझ लेंगे, यानी इलेक्ट्रॉन जिसको पार्टिकल की तरीके से आप जानते हैं उसको आप वेव की तरह मानेंगे, तो जब आप इलेक्ट्रॉन को वेव की तरीके से समझने लगेंगे तब आप इस क्वांटम नंबर्स के कॉन्सेप्ट को समझ पाएंगे, इस ऑर्बिटल्स के कॉन्सेप्ट को आप समझ पाएंगे। इसलिए मैंने इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है। एक बार फिर से समरी करते हैं, प्लीज यहां पर आप इसको फोकस करें। आप देखेंगे पार्ट 2 में हम क्या करेंगे, लाइट के डुअल बिहेवियर को देखेंगे। पार्ट 3 में हम किसके डुअल बिहेवियर को देखेंगे, इलेक्ट्रॉन के डुअल बिहेवियर को देखेंगे। क्यों देखेंगे, क्योंकि अगर एटम के अल्टीमेट स्ट्रक्चर को समझना है तो हमें इलेक्ट्रॉन के पार्टिकल नेचर के साथ साथ उसके वेव बिहेवियर को भी समझना होगा। जब हम इसके वेव बिहेवियर को समझ लेंगे तभी हम क्वांटम नंबर्स के कॉन्सेप्ट को समझ पाएंगे। इसीलिए मैंने इस पूरे के पूरे चैप्टर को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है। मैंने आपको बताया है कि आपके 11th के स्टूडेंट्स जो होंगे उनके क्लासेस में क्वांटम नंबर्स पर ही ज्यादा से ज्यादा फोकस करते हैं, वो पार्ट 4 में ही ज्यादा फोकस करते हैं, वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे ज्यादा फोकस करते हैं। 12th वाले स्टूडेंट ओवरऑल पूरे स्पेक्ट्रम पे फोकस करते हैं। और एज ए कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट जितने भी हैं जिनको आगे चल करके एक बेहतर इंजीनियर, एक बेहतर डॉक्टर बनना है, उनको पूरे के पूरे चैप्टर को अच्छी तरीके से समझना होगा। क्योंकि जब आप इस पूरे चैप्टर को समझ पाएंगे तभी आप केमिकल बॉन्डिंग को अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। केमिकल बॉन्डिंग के पूरे कॉन्सेप्ट इसी हिस्ट्री से रिलेट होकर के बनते हैं। तो इसलिए एक एक पार्ट को लेकर के हम लोग अब 1 by 1 चलेंगे। पहले हम पार्ट 1 में स्टडी करेंगे।